हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमकेलिवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं। चलो आगे की बात डिस्कस की जाए। एल्केन टॉपिक के अंदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस की बात चल रही है। लास्ट के कुछ लेक्चर से हमने कपलिंग रिएक्शंस की बात की थी। उससे पहले हम चैप्टर के सीक्वेंस में सारे रिडक्शन टेक्निक से एल्केन बना चुके हैं। वुर्ज रिएक्शन हो चुकी है बेटा, कपलिंग रिएक्शंस में काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ था। उसके बाद फ्रैंकलिन रिएक्शन का डिस्कशन हुआ था और देन कोरेज हाउस का रिएक्शन का डिस्कशन हुआ था। देखो, वुर्ज रिएक्शन की दो प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? एक तो जब आपको कोई अनसिमेट्रिकल एल्केन या ऑड एल्केन बनाना है तो आपको दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड का मिक्सचर यूज करना पड़ेगा। लेकिन मिक्सचर लेने के चक्कर में क्या हो रहा था बेटा, एल्केन भी तीन टाइप के हमारे बन रहे थे। और दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब उसके मैकेनिज्म को स्टडी किया था तो हाइपर कॉन्जुगेशन का स्टेप के थ्रू, जिसका हमने नाम दिया था डिस्प्रपोर्शनेशन, उस पे छोटे एल्कीन और एल्केन भी तैयार हो जाते हैं। जब फ्रैंकलिन साहब ने रिएक्शन किया जिंक के साथ तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम दूर हो गया। लेकिन जो अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए हम अलग अलग मिक्सचर यूज करते हैं तो एल्केन भी तीन अलग अलग बनते हैं, वो प्रॉब्लम वो भी दूर नहीं कर पाए। फिर हम कोरेज हाउस पे गए। कोरेज हाउस बहुत बहुत ही अच्छी रिएक्शन थी बेटा, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन थी, जिसमें 100% सिर्फ एक ही टाइप का एल्केन बनता है। चाहे आप दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप को भी आपस में कनेक्ट करा सकते हैं। और उसमें रिएजेंट जो हमने यूज किया था डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। क्या नाम था इसका? मतलब डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट तो केमिकल नेम हो गया। साइंटिस्ट के नेम पर बताया था इस रिएजेंट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस रिएजेंट को? गिलमैन से रिएजेंट बोला जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक बात। अब एक लास्ट कपलिंग रिएक्शन रहेगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसको थोड़ा सा जल्दी ले लेते हैं बेटा। थोड़ा सा थोड़ा सा फास्ट लूंगा बेटा, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास आज मैसेज आ रहे थे, पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि सर प्लीज हम लोग के एग्जाम में। बेटा मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम बेटा। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि एकदम से सारा जंप भी तो नहीं कर सकते, चीजों सबको लेके चलना है बेटा। हाँ, थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना करते हुए मेन मेन रिएक्शंस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट एक लास्ट कपलिंग रिएक्शन रह गया है, उसका नाम है कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। आप नेक्स्ट कपलिंग रिएक्शन के अंदर देखेंगे बेटा, नंबर फोर्थ कपलिंग रिएक्शन है हमारी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। नंबर फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन अंडर द कपलिंग रिएक्शन है बाय कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। जल्दी से हेडिंग दे दो बेटा सबके सब। एक बार जस्ट मैं आप लोगों से तब तक बात कर लेता हूं कौन कौन क्लास में आ चुके हैं। ओके ओके, डिफेंस, आकाश, असगर, विजित और स्नेहा, उद्यत, रोहित, अभिषेक, ज्योत्सना और रेनू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा आकाश, क्या बेटा 28 को केमिस्ट्री का बोर्ड का एग्जाम है? सो ऑल द बेस्ट बेटा, तेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा बेटा, मेरी ब्लेसिंग है आपके साथ। बिल्कुल पूरे के पूरे एकदम स्ट्रांग मन से जाना बेटा कि सब कुछ आता है आपको। बस थोड़ा सा एक लास्ट में चीजों को रिवाइज कर लो, ठीक है? और कुछ कोई डाउट रह गया हो कहीं पर, जो कुछ भी बात हो बेटा, तो मुझे जो है मैसेज कर देना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं बेटा। चलो आगे की बात की जाए, कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। देखो बेटा अंदर वो पूरी हो चुकी है। इसमें हम लेते हैं सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट। किसका सॉल्ट बनाओगे? अरे ऑर्गेनिक में सिर्फ एक ही टाइप के तो एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके अलावा तो कोई और खास एसिड है नहीं बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड का फिर से सॉल्ट यूज करना है। फिर से मतलब, अरे एक सोडा लाइम प्रोसेस भी तो बताया था आपको, याद है ना? सोडा लाइम प्रोसेस भूल गए? नहीं रिवाइज किया ना? सोडा लाइम प्रोसेस में भी सोडियम सॉल्ट यूज किया था, तो यहां भी सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट भी यूज कर सकते हो बेटा। सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। देखो मैं किसी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट को ले लेता हूं किसी एसिड के, जैसे ये हमारे पास एसिड है, एसिडिक एसिड है, और इसका सोडियम सॉल्ट है। आपको पता है कि डायरेक्टली मैं सोडियम सॉल्ट ले लेता हूं बेटा, कि कैसे बनाते हैं? इसको NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। मैंने डायरेक्ट यूज किया इसका सोडियम सॉल्ट। इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। इलेक्ट्रोलिसिस जानते हो बेटा क्या होता है? थोड़ा सा आइडिया है? कभी सुना है? 9th 10th में थोड़ा तो पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि जैसे कंटेनर होता है,
उस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसको एनोड और कैथोड कहा जाता है। देखा ना, उसमें एक सोल्यूशन भरा होता है, तो जब अल्टीमेटली उसमें करंट पास की जाती है सोल्यूशन के अंदर, उस सेल के अंदर, तो इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में होता है कि जिस कंपाउंड का सोल्यूशन भरा हुआ है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। जिस कंपाउंड का सोल्यूशन भरा हुआ है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, और अल्टीमेटली जो आयंस बनते हैं वो आयंस जो है अपने से ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं, अपने से ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं। बेटा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि अब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाने बैठूंगा तो फिर पूरा का पूरा डिबेट हो जाएंगे। जस्ट एक ब्रीफ व्यू आपको दे रहा हूं बेटा, ऐसे समझो बेटा। जैसे एनोड और कैथोड होते हैं, तो जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होकर डिस्चार्ज हो जाते हैं, और जो नेगेटिव आयन होते हैं वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होकर या उसके पास जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो उसी को इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना कहते हैं। आई थिंक पढ़ा होगा सबने, पढ़ा है ना इलेक्ट्रोलिसिस बेटा, सबने पढ़ा है इलेक्ट्रोलिसिस। सो चलो इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में होता है क्या। देखो इसमें जो है कंपाउंड दो लेने पड़ेंगे, मतलब दो मॉलिक्यूल या दो मोल लेने पड़ेंगे। अगेन ये कपलिंग रिएक्शन है, तो इसी कंपाउंड का मैं एक और मोल यूज कर रहा हूं, CH3COONA। अब इसकी जो मेन ब्रेकिंग होती है बेटा, वो तो आपको पता है कि जैसे सॉल्ट है तो मेन ब्रेकिंग कहां होगी, जैसे इसमें Na पॉजिटिव होता है और बाकी O नेगेटिव की फॉर्म में पड़ा होता है यहाँ पर। सो यहां से पहले मेन ब्रेकिंग हो जाएगी, दोनों मॉलिक्यूल की यहां से मेन ब्रेकिंग हो जाएगी। ये जो Na पॉजिटिव बन गया, ये Na पॉजिटिव जो कैथोड की तरफ जाएगा। देखो साथ ही साथ इसका छोटा सा मैकेनिज्म भी बता चलता है। Na पॉजिटिव कैथोड पे जाएगा, किस पे जाएगा, एट कैथोड, एट कैथोड, और वहां पर जाके बेटा वहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये अट्रैक्ट कर लेता है। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, बाहर की बैटरी सप्लाई कर रही होती है, और ये न्यूट्रल सोडियम बन जाता है, न्यूट्रल सोडियम। लेकिन सोडियम आपको पता है कि हाईली एक्टिव मटेरियल होता है बेटा, हाईली एक्टिव मेटल होता है। जैसे सोल्यूशन में जो भी वाटर होगा, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, उस वाटर के साथ ये फर्दर रिएक्शन कर जाता है, और वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन क्या होता है, अरे भाई बोलो, सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन क्या होता है, सबको पता होगा, NaOH बन जाता है बेटा, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो अल्टीमेटली जब यहां से Na ब्रेक हुआ और कैथोड पे गया, तो इसने क्या बना दिया, यहां पर NaOH बना दिया, और हाइड्रोजन गैस यहां पर लिबरेट हो गई। ये दोनों चीजें हमारी बनी एट कैथोड। ये बेटा थोड़ा सा ध्यान देकर लिखना पड़ेगा आपको, केयरफुली लिखना पड़ेगा चीजें को। अब देखो दूसरा नेगेटिव जो आयन पार्ट बचा, नेगेटिव पार्ट, ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये एनोड पे मैं पहले इसकी ब्रेकिंग बताता हूँ। सीधे सीधे ब्रेकिंग क्या होती है बेटा, अब इसके मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा, सीधे सीधे ब्रेकिंग समझना यहाँ पर क्या होती है। इसमें से पहले यहां से क्या निकलेगा, अरे देखो ध्यान से बेटा, COO मीन्स CO2, ये भी CO2 दो मोल दिए हमने, तो 2 मोल CO2 अलग हो जाएगा यहां से। सो यहां से 2 मोल CO2 बन गया, ये लिबरेट होगी, प्लस और क्या बना भाई यहां पर जो है। अब देखो बेटा, ये CH3 और CH3 जब दोनों CO2 से अलग हो गए, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, आपस में वैलेंसी पूरी कर लेंगे, जिससे जो है आपका हायर एल्केन तैयार हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एल्केन तैयार हो जाता है। सही से देख लो प्रोसेस को, प्रोसेस क्या हुई है बेटा, जो है जो बाकी ये दोनों के दोनों बने, ये कहां पर बनेंगे, ये दोनों के दोनों आपके तैयार होंगे एनोड पर, ये तैयार होंगे एनोड पर। ये आपको इसमें इंडिकेट करना पड़ेगा बेटा, कैथोड पे क्या बन रहा है और एनोड पे क्या बन रहा है। जल्दी से नोट डाउन कर लो इस प्रोसेस को बेटा, नोट कर लो सबके सब, नोट कर लो बेटा। Na का मैंने इसलिए बताया क्योंकि डायरेक्टली Na समझ में नहीं आता कि NaOH में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो Na बेसिकली बेटा वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH में कन्वर्ट होता है। यस स्नेहा करेक्ट है बेटा। इंद्रजीत लेट आ रहे हो बच्चा, विक्रांत, रेनू, पवन, नजीम, राज, ओके नोट करो बेटा, नोट करो जल्दी से इसको। इलेक्ट्रोलिसिस में आपको यही करना पड़ेगा बेटा कि जो भी नेगेटिव पार्ट बचेगा उसमें से CO2 अलग करके फिर जो कार्बन पार्ट बचेगा उसका आपस में कनेक्शन कराना है।
कार्बन कार्बन पार्ट का मींस एल्काइल एल्काइल पार्ट का CO2 हटाने के बाद एल्काइल एल्काइल पार्ट का आपस में कनेक्शन करा के एल्केन बना देना। तो आपने क्या देखा बेटा कि एसीटेट से अल्टीमेटली 2 कार्बन का एल्केन बनता है, एसीटेट से 2 कार्बन का एल्केन बनता है। ये सोडियम एसीटेट है ना बेटा, एसिटिक एसिड का सॉल्ट है आपके पास। नोट हो गया सबका? मालती बेटा गुड इवनिंग। जरा इसके साथ रिएक्शन करो फटाफट। एक कंपाउंड है CH3CH2COONA, सोडियम प्रोपेनोएट मैंने ले लिया, या प्रोपियोनेट कह सकते हो आप, सोडियम प्रोपेनोएट में ले रहा हूं, इसके 2 मोल दे रहा हूं मैं आपको बेटा। CH3CH2COONA, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा के जल्दी से बनाओ। एनोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर क्या बनेगा? कैथोड पे तो सबके एक ही चीज बनती है। इसमें जल्दी से बताओ कौन सा एल्केन बनेगा। मैं वेट कर रहा हूं बेटा आपके आंसर का। कौन सा एल्केन तैयार होगा, कौन सा एल्केन तैयार होगा? यस, आकाश ने आंसर लिख दिया है, स्नेहा ने आंसर लिख दिया है, विजित ने आंसर लिख दिया है। लाफ्टर बेटा साइक्लो कहां से आ गया बेटा? साइक्लो कैसे आ गया बच्चा? ब्यूटेन बनेगा बेटा, ब्यूटेन ब्यूटेन ब्यूटेन। देखो 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 देखो, ये यहां से ब्रेक हुआ, इसने NaOH और हाइड्रोजन बना दिया। उसके बाद यहां से CO2 CO2 निकल के दोनों से, अब बच गई ये। तो ये जो चीज टूटी है यहां पर, ये कार्बन का ये बॉन्ड और इस कार्बन का ये बॉन्ड, ये आपस में अटैच हो जाएंगे, ये आपस में अटैच हो जाएंगे, और इससे बन जाएगा बेटा CH3CH2। ये तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का हो गया, और नीचे से दूसरा मॉलिक्यूल का एल्काइल ग्रुप आ गया, ये CH2CH3। यानी 2 कार्बन प्लस 2 कार्बन, ही टोटल 4 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। साइक्लिक बेटा कैसे बन गया? साइक्लिक तब बनता है ये पहले से यहां से भी कनेक्टेड होते हैं, साइक्लिक भी बन सकता है। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले लें जिसमें पहले से ये वाले कार्बन आपस में कनेक्टेड है, तो वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 सोडियम पार्ट आ जाएंगे, 2 कार्बोक्सिलेट पार्ट होने चाहिए, तब उसमें साइक्लिक कंपाउंड बनता है, तो ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, ये मेन एल्केन हो गया। बाकी तो समझ में आ गया, 2CO2 बन गया, NaOH बन गया, हाइड्रोजन बन गया। इसमें बस एक ही पॉइंट लिख लो बेटा, मैकेनिज्म मैंने नहीं बता रहा हूं, सिर्फ कैथोड का बताया बेटा, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है, फिर आप लोग के बहुत मैसेज भी आए हैं बच्चा, तो कभी फिर बता देंगे। जस्ट इसमें एक काम करो, एक काम करो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, 4-5 लाइन। ठीक है, मैकेनिज्म फिर कभी बता देंगे, बाद में कभी बता देंगे, कोई ऐसी बात नहीं बेटा। 4-5 लाइन छोड़ दो यहाँ पर, कभी फिर बताऊंगा मैकेनिज्म, तो फिर इसमें वापस आके लिख लेना। अरे रिएक्शन एक ही बार थोड़ी ना पढ़नी है, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में तो रिएक्शन है, ये क्यों चिंता करो उस बात की। सो इसमें बस इतना लिख लो बेटा, मैकेनिज्म होती कौन सी ये तो पता होना चाहिए। फ्री रेडिकल होती है, आयनिक होती है, तो इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। जस्ट पॉइंट लिखेंगे सबके सब, देखो बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टेक्स प्लेस, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टेक्स प्लेस, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। यानी मैं अगर इसमें इंटरमीडिएट बताऊं ना डायरेक्टली आपको, इंटरमीडिएट बता दूं डायरेक्टली, देखो इंटरमीडिएट तो सब समझ में आ रहा होगा बेटा कि क्या बनने जा रहा है इसमें। यही एल्काइल ग्रुप टूट जाएगा यहां से, और ये जब एल्काइल ग्रुप टूटेगा तो इस पर रेडिकल बन जाएगा, ये रेडिकल बन जाएगा। ऐसे ये वाला जब टूटेगा तो ये रेडिकल बन जाएगा, और आपस में कनेक्शन हो जाता है, बस हो ही गया मैकेनिज्म ऑलमोस्ट। तो इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट जो बनता है अल्टीमेटली जिस कार्बन का बॉन्ड टूटा है ना बेटा, जिस कार्बन का बॉन्ड टूटा है उस कार्बन के ऊपर रेडिकल बन जाएगा। ये आपके पास आर रेडिकल, एल्काइल फ्री रेडिकल इसमें इंटरमीडिएट होता है। नोट कर लो, एल्काइल फ्री रेडिकल इसमें इंटरमीडिएट बनेगा। जैसे ऊपर का रिएक्शन था, CH3COA ने लिया था, इसमें क्या इंटरमीडिएट बनेगा भाई? देखो इसमें ये वाला एल्काइल ग्रुप है बेटा, यहां से टूटेगा तो इसके ऊपर रेडिकल आ जाएगा, इसमें CH3 रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा, CH3 रेडिकल, ये इंटरमीडिएट इसमें बनेगा आपका CH3 रेडिकल। तो सिर्फ एल्काइल जो पार्ट है बेटा उसका रेडिकल बन जाता है इंटरमीडिएट, एल्काइल पार्ट का इंटरमीडिएट जो है रेडिकल बन जाता है। ठीक है, इंटरमीडिएट का पहचान होना जरूरी है ना बेटा। अब देखो जिसमें भी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनते हैं, जैसे वुड्स में भी बना था तो प्रॉब्लम आई थी। क्या प्रॉब्लम आई थी? DPP स्टेप हो गया था, डिस्प्रपोर्शनेशन, याद आया? छोटे छोटे एल्कीन और एल्कीन भी बन गए थे, तो वो प्रॉब्लम इसमें भी होती है। तो एक स्टेटमेंट और लिख लो, एक स्टेटमेंट और लिखेंगे बेटा, ड्यू टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ड्यू टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कॉमा
डिसप्रपोर्शनेशन स्पेलिंग याद है? अरे शॉर्ट में डीपीपी लिख लो। डिसप्रोपोर्शनेशन, 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 डिसप्रोपोर्शनेशन स्टेप अकर्स, ये पूरा स्पेलिंग इसका। डिसप्रोपोर्शनेशन स्टेप अकर्स, डीपीपी स्टेप अकर्स। ठीक है, बस पॉइंट लिखवा दे रहा हूं बेटा, थोड़ा सा एक दो लाइन मैकेनिज्म का रह गया है तो अभी जरूरत नहीं है, छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं है ऐसी बेटा। हो गया सबका बेटा, सारे कुछ नोट? चलो बस मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरी होगी बेटा। जस्ट दो प्रिपरेशन ना बेटा, एक दो स्पेशल प्रिपरेशन है वो सिर्फ मिथेन के लिए होती हैं, उसको चाहे तो ऐसी नोट बना के लिख लो, नोट बना के, ओनली फॉर मिथेन, ओनली फॉर मिथेन। जो सबसे पहला कंपाउंड आपने देखा होगा कि बेटा इन कपलिंग रिएक्शन से मिथेन नहीं बन सकता किसी से भी, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन जितनी भी, चाहे वुर्ज रिएक्शन हो, चाहे फ्रैंकलिन रिएक्शन हो, चाहे कोरेस हाउस सिंथेसिस हो, चाहे अभी जो आपने किया कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस हो बेटा, वो सबसे छोटा जो एल्केन बनाएंगे 2 कार्बन का बनाएंगे। अरे नेचुरल सी बात है, एक कंपाउंड का एक कार्बन, दूसरे का एक कार्बन, तो मिनिमम तो 2 कार्बन का एल्केन बनना ही बनना है बेटा, जो है मिथेन नहीं बन सकता इन सबसे। तो मिथेन के लिए 2 अलग से प्रोसेस याद रखना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करके मिथेन देते हैं। कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? एक होता है एल्यूमिनियम कार्बाइड, Al4C3, इसको कहा जाता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड। ये जो एल्यूमिनियम कार्बाइड है ना बेटा, ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये इनऑर्गेनिक टाइप की रिएक्शन है, वैसे तो इनऑर्गेनिक में भी आएगी आपकी, जब इस ग्रुप की स्टडी करेंगे हम, एल्यूमिनियम ग्रुप की ग्रुप नंबर 13 की स्टडी करेंगे बेटा। सो ये कार्बाइड्स के बारे में जब स्टडी करेंगे तो अल्टीमेटली वाटर के साथ जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है, वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है इसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। सो ये क्या बन जाता है? देखो एल्यूमिनियम वाटर का OH के साथ अटैचमेंट करेगा, तो ये बन जाएगा AlOH होल थ्राइस। वैलेंसी कितनी होती है एल्यूमिनियम की? 3 होती है, और कार्बन जो है इसके H के साथ कनेक्शन कर देगा, और कार्बन H के साथ कनेक्शन करके CH4 बना देगा। अरे बैलेंस नहीं किया मैंने, बैलेंस करना है। कितने OH लग रहे हैं? 3 OH लग रहे हैं वहां पर जो है, और यहां पर अल्टीमेटली कितना लग रहा है आपके पास? 4H लग रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना, तो बैलेंस कर लो उसको, हो जाएगा बैलेंस भी। मैंने बैलेंस किया नहीं, मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया आपके पास। सो ये कार्बन के 3 हैं, तो ये आपके पास 12 होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए आपके पास? 4 होना चाहिए। तो जरा देखना करेक्ट हो गया क्या? 3CH4, मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम के बस एक ही बच, ये गलत लगा दिया मैंने, सॉरी। CH4, 3CH4, AlOH होल थ्राइस, ये कितना बन जाएगा आपके पास? 4 बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये बैलेंस होगी, बैलेंस की कोई इतनी जरूरत नहीं है। सो एल्यूमिनियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्शन, अरे ये रिएक्शन पढ़ी होगी 9th-10th में, पक्का पढ़ी होगी बेटा। अब देखो ये मुझे नहीं पता कौन से बोर्ड में है या कौन से बोर्ड में नहीं है, मेरे स्टूडेंट बताते रहते हैं 9th-10th पे हमने ये रिएक्शन पढ़ रखी है। एल्यूमिनियम कार्बाइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मीथेन गैस बनाता है। ऐसी एक और कार्बाइड होता है बेरिलियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड भी बेटा जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बेटा ये भी मीथेन बनाता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और अल्टीमेटली मीथेन बन जाएगा। बैलेंस कर लेना, कोई ऐसी जरूरत नहीं है, लिख लो इसको, बेरिलियम वाला भी लिख लो बेटा रिएक्शन, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन। अच्छा कोई बात नहीं, किसी और बोर्ड में हो सकता है बेटा, पता नहीं किस बोर्ड में है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये नोट कर लो बेटा। ये मीथेन बनाने की एक्चुअली में ना जो कार्बाइड, देखो कार्बाइड में आपको बताऊं बेटा, कार्बाइड जो 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। वही बात होती है, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो जाता हूँ, मुझे मजा नहीं आता डिटेल पढ़ाने में, डिटेल जब तक नहीं पढ़ा, थोड़ा सा बता दूं ऐसी। एक्चुअली बेटा इनऑर्गेनिक के अंदर ना 3 टाइप के कार्बाइड होते हैं, या इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा मैं आपको। कुछ कार्बाइड तो ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होकर या वाटर के साथ रिएक्शन करके मीथेन गैस रिलीज करते हैं।
सो उन कार्बाइड को कहा जाता है मिथेनाइड, यानी ये जो दोनों मैंने एग्जांपल दिए, इन कार्बाइड को मिथेनाइड कहा जाता है, मिथेनाइड। ये मिथेन गैस बनाते हैं। और कुछ कार्बाइड ऐसे होते हैं बेटा जो वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिटिलीन गैस बनाते हैं। एसिटिलीन मतलब एल्काइन का फर्स्ट मेंबर, इथाइन जिसको कहते हैं, उनको एसिटिलाइड कहा जाता है। सो अलग अलग टाइप के कार्बाइड होते हैं आपके, और कुछ कार्बाइड ऐसे होते हैं जो हायर एल्काइन बनाते हैं, उनको एल्काइनाइड कहा जाता है। तो मिथेनाइड, एसिटिलाइड और एल्काइनाइड, ये तीन टाइप के आपके कार्बाइड्स होते हैं बेटा जो है। सो अभी मैंने सिर्फ मिथेनाइड कार्बाइड का एग्जांपल दिया क्योंकि हमें सिर्फ मिथेन पर फोकस करना है। इन सबको, इन दोनों को मिथेनाइड भी कहा जाता है। मिथेनाइड, मिथेनाइड मैंने लिख दिया ऊपर, मिथेनाइड बेटा, मिथेनाइड, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके मिथेन गैस देने का काम करते हैं। चलो अब हम आगे बात करते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट। यस, अब होगा बेटा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में समझाया था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरी होने के बाद हम उस चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भाई वो कंपाउंड कैसे दिखते हैं, उसमें स्मेल कैसी होती, कलर कैसा होता है, या उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसा होता है, या वो उनकी सॉल्युबिलिटी, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं या नहीं होते। ये जनरली बेटा मोटा मोटा 2-3 पॉइंट्स का जो डिस्कशन होता है वो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में करते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शंस का डिस्कशन करते हैं। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिया था बेटा चैप्टर के अंदर। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कराई। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करेंगे फिजिकल स्टेट, या और यू कैन से फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकली कैसा दिखाई देते हैं। फिजिकल स्टेट लिख लो या फिजिकल अपीयरेंस लिख लो, एक ही बात है। हिंदी मीडियम जिसको कहा जाता है भौतिक संरचना, थोड़ा थोड़ा हिंदी सीख रहा हूं, भौतिक संरचना उसकी बात हो रही है, फिजिकल स्टेट की बात हो रही है। फिजिकल अपीयरेंस कैसे होते हैं एल्केन, क्या पता है एल्केन के बारे में बता। सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, क्या लगता है एल्केन कैसे होते हैं? ये जो गैस, ये सॉरी मुंह से क्या कुछ और निकल गया, एनीवेज मैं फिर से करेक्शन कर रहा हूं। एल्केन कैसे होते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, क्या लगता है आपको? अच्छा, स्नेहा ने कहा गैस, आकाश कह रहा है कि 1 to 4 गैस होता है। यस, चलो, यस मंथन, चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे बात करते हैं बेटा। देखो स्टार्टिंग के जो 4 मेंबर्स हैं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, स्टार्टिंग के 4 मेंबर्स कौन कौन से हुए? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये 4 जो होते हैं बेटा गैस होते हैं। ये 4 जो है गैस। गैस का मतलब बेटा देखो, वैसे तो कोई भी सब्सटेंस इस दुनिया में वो उसकी 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे वाटर भी है तो वाटर की भी 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना बेटा। जैसे वाटर आइस कब बनाएगा? 0 डिग्री से कम पर आइस बन जाएगा। 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में रहेगा तो वाटर लिक्विड रहेगा, और 100 के बियॉन्ड चले जाएगा तो वाटर जो है वेपर हो जाएगा। तो इसी तरीके से बेटा वैसे हर कंपाउंड, हर सब्सटेंस की 3-3 स्टेट्स होती हैं। ये जो मैं स्टेट लिखते हैं हम यहां पर बेटा, ये नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे बात करें कि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आपको गैस दिखाई देगा। उसको ठंडा कर दोगे तो लिक्विड में भी चेंज हो सकता है, बहुत 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 ठंडा कर दोगे तो सॉलिड में भी चेंज हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। सो नॉर्मल कंडीशन पे ये गैस होता है। अब 5th कार्बन से लेकर, यानी 5 कार्बन से लेकर लगभग लगभग इसमें 12 ऐड कर दो तो C17 तक के जो होते हैं, हेप्टाडिकेन जिसको कहा जाता है, हेप्टाडिकेन, ये आपके लिक्विड्स होते हैं। ये सारे के सारे एल्केन्स लिक्विड होते हैं। और बेटा 18 कार्बन, 18 कार्बन या उससे जितने ऊपर के हैं, ये आपके पास जो है सॉलिड्स हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। ये 3 फिजिकल स्टेटमेंट मिलते हैं आपको इस तरीके से। नोट कर लो, ऐसे ही नोट कर लो, समझ पा रहे हो? 1 to 4 का मतलब क्या है, या 5 to 17 का मतलब क्या है? नोट कर लो बेटा इसको। रेनू बेटा मैं आपके आंसर दे चुका हूं ग्रुप में, बच्चा रिपीट मत करो बेटा क्वेश्चन। यहां पर बेंजीन में जब रेजोनेंस होता है तो बेटा 5 के बाद स्ट्रक्चर रिपीट हो जाते हैं, फिर से वही चीज आप रोटेट कराते रहोगे तो 5 के बाद काउंटिंग नहीं कंटिन्यू हो सकती बच्चा।
नहीं होगा बेटा, आप जाके पहले वीडियो देखो बेटा। रेनू बेटा आप पहले जीओसी के वीडियो देखो बेटा। नोट किया बेटा सबने? अच्छा देखो, कलर्स की बात करें तो कैसा होता है इसमें, ये सबके सब बेटा कलरलेस होते हैं। कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होते हैं। अगर स्मेल या ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती, कोई कलर नहीं होती बेटा इसमें। प्योर एल्केन में, प्योर हाइड्रोकार्बन में कोई कलर कोई ऑर्डर नहीं होता है। नोट करते चलो, जल्दी से नोट करते चलो बेटा। ठीक है, नोट किया? ये जो बेटा एक मिनट, 18 से ऊपर वाले जो सॉलिड लिखे ना बेटा, ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। इनको कहा जाता है वैक्सी सॉलिड, वैक्स टाइप के, जैसे वैक्स होता है ना, मोम होता है, उस टाइप के सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। एक्चुअली में जो वैक्स होते हैं वो इन्हीं के बनाए जाते हैं, हायर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हीं का वैक्स बनता है। तो वैक्सी सॉलिड लिख लेना जरा इसको, मतलब हार्ड सॉलिड नहीं होते, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं बेटा, वैक्सी सॉलिड। ये तो फिजिकल स्टेट हो गया, इस पर कोई डिस्कशन नहीं करना, जस्ट बस ये तो याद ही करना पड़ेगा बेटा। इस पर मैं क्या कर सकता हूँ, अब नेचर में ऐसे ही देखा गया है इसको, तो हम इसमें थोड़ी ना कि सर नहीं कि क्यों। हाँ ये बता सकता हूं कि भाई जैसे से कार्बन चेन बड़ी होती जा रही है तो फिजिकल स्टेट जो हार्ड वाली क्यों बन रही है। आपको पता है सॉलिड के अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं सबसे पावरफुल होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल बहुत टाइटली पैक होते हैं। लिक्विड में थोड़ा वीक हो जाते हैं और गैस में बहुत वीक हो जाते हैं, मॉलिक्यूल इधर उधर भागने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। तो जैसे से कार्बन चेन बड़ी होती जाएगी, कार्बन चेन बड़ी होती जाएगी बेटा, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले जो अट्रैक्शन फोर्स है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले जो अट्रैक्शन फोर्स है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ये है हमारे पास मीथेन, एक मीथेन मॉलिक्यूल और दूसरा मीथेन मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं। ये अट्रैक्शन फोर्स काफी वीक होते हैं, दोनों नॉन पोलर है बेटा, तो इनको वीक वॉन्डरवाल फोर्सेस कहा जाता है, क्योंकि इन फोर्सेस को एक्सप्लेन करने वाले जो साहब थे उनका नाम था वॉन्डरवाल। तो ये सबके सब वॉन्डरवाल फोर्सेस हैं, आपके वीक फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अब ये सिर्फ सरफेस एरिया पे, मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करते हैं। मॉलिक्यूल जितना बड़ा होते जाएगा, जैसे 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो एक और 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसके बीच का जो कांटेक्ट है बढ़ जाएगा, कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बड़ा हो जाएगा। और ज्यादा कार्बन का आपने जो मॉलिक्यूल ले लिया, सो जितना ज्यादा कार्बन का मॉलिक्यूल लोगे ना बेटा, अल्टीमेटली देखो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो दोनों के बीच का कांटेक्ट एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा, अल्टीमेटली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या वॉन्डर फोर्स सरफेस एरिया पर डिपेंड करते हैं, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करते हैं, मॉलिक्यूल के वेट पे डिपेंड करते हैं। तो जितना मॉलिक्यूल मोटा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, उसके कंपाउंड के अंदर उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होते जाएंगे, ज्यादा होते जाएंगे। यह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वॉन्डरवाल फोर्स का ऑर्डर। अब जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता जाएगा, अल्टीमेटली फिजिकल स्टेट बदलती जाएगी। तो 4 कार्बन तक तो लगभग लगभग ये गैस ही रहते हैं बेटा। 4 के ऊपर जब देखा गया तो वो अल्टीमेटली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि वो लिक्विड बनना शुरू हो जाते हैं। और 18 कार्बन के ऊपर जब देखा गया कि इतनी लॉन्ग चेंज जाती है कि इतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है कि अल्टीमेटली वो सॉलिड होना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ये पूछे कि भाई ऐसा ट्रेंड क्यों हो रहा है, ये सब एक ही फैमिली के मेंबर है, तो सबके सब गैस या सबके सब लिक्विड या सबके सब सॉलिड क्यों नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो कि जैसे जैसे कार्बन चेन बड़ी होती जाती है या कंपाउंड बड़ा होते जाता है, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, जिससे अल्टीमेटली फिजिकल स्टेट चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं लिखवा दूं इस बात को, लिखवा दूं ना? चलो लिखते हैं, लिखेंगे इस बात को बेटा, लिखेंगे। जरा ये बना लोगे एक बार, वॉन्डरवाल फोर्स बना के दिखा दो, आपको याद रहेगा। वॉन्डरवाल फोर्स का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। यहां पर साइड में लिख देता हूं, ये चीज क्या है बेटा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। बना लो इसको जरा ऐसी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाए हैं मैंने, ऐसे बना के दिखाया है, आइडिया लग जाता है बस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वॉन्डरवाल फोर्स, मिथेन, इथेन, ब्यूटेन जो भी है, 1 कार्बन, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, कुछ या 4 कार्बन का मैंने बना दी, कोई बात नहीं, बना के दिखा दो, जल्दी से ड्रॉ करो बेटा।
ड्रॉ किया? देखिए मेन है ना, ऐसे जब देखोगे, जब नोट्स रिवाइज करोगे तो तुरंत समझ में आएगा, अच्छा इसका ये मीनिंग होता है। अब उसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिखवा रहा हूं मैं। अरे जल्दी करो भाई, जल्दी करो, जल्दी करो। चलो 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 लिखेंगे, चलो लिखेंगे, इसके नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा। फिजिकल स्टेट डिपेंड्स अपॉन, लिखो, फिजिकल स्टेट डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिजिकल स्टेट डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डॉट, इन केस ऑफ एल्केन्स, लिखो बेटा, इन केस ऑफ एल्केन्स these forces are very weak, these forces are very weak, कमजोर, very weak, and they are called as, they are called as van der Waal forces, van der Waal forces, van der Waal forces। अच्छा वीक क्यों होते हैं, लिखना चाहो तो इसको लिख लो, बिकॉज, आगे लिखो, बिकॉज एल्केन्स आर नॉन पोलर, बिकॉज एल्केन्स आर नॉन पोलर। हाँ बेटा, नॉन पोलर के बीच में सबसे कमजोर फोर्स होते हैं, सबसे स्ट्रांग फोर्स होगा पोलर पोलर के बीच में। तो बिकॉज एल्केन्स आर नॉन पोलर, ये बात हो गई यहां पर। अब नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट पैरा से लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट पैरा से लिखेंगे बेटा, दीज IMF, IMF का मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, शॉर्ट फॉर्म लिखो ना, IMF, दीज IMF डिपेंड्स अपॉन molecular size और its surface area, molecular size और its surface area, molecular size और its surface area। So as carbon chain increases, as, लिखते चलो बेटा, रुकना नहीं है, एज कार्बन चेन इंक्रीजेस, कॉमा, these IMF increases, these IMF increases। इस लाइन को अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो इस लाइन को, एज कार्बन चेन इंक्रीजेस IMF इंक्रीजेस। याद रखना बेटा, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतने स्ट्रांग होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। याद रहेगा सबको, बड़े मॉलिक्यूल में स्ट्रांग फोर्स लगते हैं, छोटे मॉलिक्यूल के बीच में वीक फोर्स लगते हैं, कमजोर फोर्स लगते हैं। सो एज कार्बन चेन इंक्रीजेस IMF इंक्रीजेस। ये लाइन पूरे ऑर्गेनिक में ऐसी चलेगी, पूरे ऑर्गेनिक में। जैसे मैं आपसे पूछूं, मिथेनॉल और इथेनॉल में किसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होंगे? मिथेनॉल और इथेनॉल में किसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होंगे? बोलो जल्दी से, मिथेनॉल और इथेनॉल में किसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होंगे? यस, इथेनॉल के होंगे। तो जितना कार्बन ज्यादा होगा बेटा, जितना कार्बन चेन बड़ी होगी, अल्टीमेटली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना बड़ा होते जाएगा। यस, इथेनॉल, इथेनॉल करेक्ट। आकाश, स्नेहा, अभिजीत, इंद्रजीत करेक्ट बेटा। समझ में आ गई बात? ये जो इस चैप्टर में मैं डिटेल में लॉजिक लिखा रहा हूं, आगे के चैप्टर में फिर से नहीं लिखाऊंगा बेटा। लॉजिक यही कैरी होगा, बस फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा, लेकिन कार्बन चेन उसमें भी आएगी। कार्बन चेन जैसे से बड़ी होती है, जैसे अब आपसे पूछ ले कोई फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, कि भाई किसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होते हैं, तो अब आप समझ गए लॉजिक कि एसिटिक एसिड में जो 2 कार्बन होते हैं, फॉर्मिक एसिड में 1 कार्बन होता है, तो एसिटिक एसिड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा पावरफुल होंगे। आगे बात समझ में बेटा, ये लॉजिक चलता है। तो आपने लिखा एज कार्बन चेन इंक्रीजेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीजेस, हेंस
डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ कार्बन चेन, लिख लो आगे, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ कार्बन चेन, size of carbon chain, comma, they change their physical states, they change their physical state। मैं ये बता रहा हूं बेटा कि एल्केन में फिजिकल स्टेट क्यों बदलती है। स्टार्टिंग के 4 गैस हैं, अगले जो है 12-13 जो भी है वो लिक्विड है, उसके ऊपर वाले सॉलिड हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका लॉजिक लिखवाया है मैंने आपको। आगे बात समझिए बेटा, ठीक है। ये तो बात होगी बेटा फिजिकल स्टेट से रिलेटेड और साथ ही साथ इंटरमोलिकुलर फोर्स से रिलेटेड। देखो बीच बीच में छोटी छोटी बातें वैसे केमिकल बॉन्डिंग की बताते रहूंगा मैं। अब देखो हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग में चीज नहीं भी पड़ी है, तो आज जो डिस्कशन हो गया कि वॉन्डरवाल फोर्स किस बात पे डिपेंड करता है, तो कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। फिजिकल स्टेट के बाद बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे कौन सी, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जनरली पानी में ही चेक किया जाता है बेटा सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्योंकि वाटर ही मेन हमारे पास जो है इस दुनिया में इजीली अवेलेबल सॉल्वेंट होता है। तो ये वाटर में ही जनरली हम सॉल्युबिलिटी चेक करके देखते हैं कि क्या ये पानी में डिसॉल्व हो पाएंगे, पानी में सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे। क्या लगता है बताओ, एल्केन जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं या वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल का मतलब नहीं घुलने वाले, बोलो क्या लगता है, वाटर सॉल्युबल या वाटर इनसॉल्युबल। आकाश कह रहा है इनसॉल्युबल, अच्छा। मंथन कह रहा है नॉट सॉल्युबल, ओके। स्नेहा भी मना करे कि नो सर, ओके। स्नेहा ने कहा कि नहीं, ओके। आरटीएन कह रहा है कि इनसॉल्युबल, यस यस इनसॉल्युबल एज नॉन पोलर, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन विजित ने जो लिखा है, यस। नितिन बेटा सॉल्युबल नहीं होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। देखो 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 देखो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखो 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 देखो, ठीक है। यहां पर जो आपको लगा आपने बोल दिया, कोई ऐसी बात नहीं किसने गलत बोला या सही बोला, उसका कोई मैटर नहीं करता। बहुत अच्छी बात है, आप लोग इंटरेक्ट करते रहते हो बेटा। अब मेरी बात सुनो, अभी तो मैं बता रहा था कि जब वॉन्डरवाल फोर्स एक्सप्लेन कर रहा था, आपने एक पॉइंट लिखा था कि बिकॉज दे आर नॉन पोलर, तो बेटा ये नॉन पोलर होते हैं। अब डायलॉग क्या कहता है, देखो आपने ये डायलॉग सुना है या नहीं सुना, कि बहुत ही फेमस डायलॉग है कि जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो पाते हैं। पोलर वाले पोलर में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर कंपाउंड्स वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। यानी इसके लिए डायलॉग ऐसे बोला जाता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब जो जैसा होगा वो वैसे में घुल जाएगा, जो जैसा होगा वो वैसे के साथ दोस्ती करेगा। बिल्कुल सही बात है लॉजिकली जो है। तो होता क्या कि पोलर कंपाउंड पोलर वाले सॉल्वेंट में घुलते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं। मैं सॉल्वेंट थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं आपको, वैसे तो मैं बीच बीच में कई जगह पे एग्जांपल देता रहा हूं पोलर नॉन पोलर का। जैसे पोलर सॉल्वेंट, बहुत ही अच्छा पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल होता है पानी, वाटर। वाटर तो आप सबको पता है पोलर होता है, ओ नेगेटिव H पॉजिटिव, कई बार बना के दिखाया बेटा मैंने। तो वाटर बहुत ही अच्छा पोलर सॉल्वेंट होता है वाटर। वाटर के अलावा और कौन कौन से पोलर सॉल्वेंट होते हैं, अल्कोहल, अल्कोहल भी अच्छा पोलर सॉल्वेंट होता है, क्योंकि अल्कोहल और वाटर में कोई खास अंतर नहीं है बेटा, डिफरेंस नहीं है, बस एक H हटा के अल्काइल ग्रुप आ गया। वो O और H तो मेंटेन है, O नेगेटिव H पॉजिटिव। तो वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, या जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं बेटा ये भी अच्छे खासे पोलर सॉल्वेंट होते हैं। एसिड्स लिख देता हूं शॉर्ट में, एसिड्स, क्योंकि उसमें भी OH, O नेगेटिव H पॉजिटिव बनेगा आपका जो है। ये आपके पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। वाटर तो मोटा मोटा याद रखो बेटा कि वाटर पोलर सॉल्वेंट होता है, तो पानी में वही चीज घुल पाएगी जो खुद पोलर होती है। नॉन पोलर सॉल्वेंट भी बताता हूं। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, लिक्विड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कंप्लीटली नॉन पोलर होगा। या आपका जो है बेंजीन, बेंजीन लिक्विड बेंजीन बेटा, बेंजीन नॉन पोलर होती है, यस बेंजीन नॉन पोलर होती है बेटा जो है। लिक्विड बेंजीन नॉन पोलर है, पूरा का पूरा बेंजीन नॉन पोलर है। और नॉन पोलर कार्बन डाइसल्फाइड, ये नॉन पोलर होता है आपके पास। तो मोटा मोटा कुछ ऐसी एग्जांपल लिख दिया आपके सामने, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वो पोलर सॉल्वेंट है आपके। अब हम बात करें एल्केन के, तो एल्केन तो भाई इस कैटेगरी में आते हैं, एल्केन खुद में जो है नॉन पोलर होते हैं।
एल्केन कंप्लीटली नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है बेटा? देखो एल्केन में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन लगा हुआ है, या कार्बन के साथ कार्बन लगा हुआ है। कार्बन कार्बन के बीच में तो पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप नहीं होगा। अरे कैसे हो जाएगा? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव हो जाएगा? अब आप कह रहे हो कि सर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव बना दो। नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती, बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है। थोड़े डिफरेंस से पोलैरिटी नहीं बनती बेटा, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो उतने थोड़े डिफरेंस से पोलैरिटी नहीं बनती। इसलिए जितने, वैसे तो मैं बोलूं एल्केन एल्कीन एल्काइन ये सभी लगभग लगभग नॉन पोलर है बेटा, पूरा हाइड्रोकार्बन चैप्टर ही नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर होते हैं। तो ये सिर्फ नॉन पोलर टाइप की चीजों में घुल सकते हैं, ये बेंजीन में घुल जाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जाएंगे, लेकिन पानी में जबरदस्ती डालना चाहोगे मीथेन को तो नहीं डिसॉल्व होगी, इथेन को, ब्यूटेन को, पेंटेन को, डेकेन को नहीं डिसॉल्व होगा बेटा, नहीं डिसॉल्व होगा। अब जबरदस्ती फोर्स लगा के डुबा दो, बात अलग है, जैसी फोर्स हटाओगे तो बाहर आ जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा वो आपका। तो ये कंडीशन होती है सॉलिबिलिटी के लिए। जरा ये लिख लो तो, जरा जितनी बातें बोर्ड पे जैसे लिखी है मैंने ये नोट कर लो, तो उसके बाद मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूं। इतनी बात को जल्दी से नोट कर लो सबके सब। कुछ एग्जाम्पल आपको याद रहने चाहिए, पोलर सॉल्वेंट कौन होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन होते हैं। पोलर सॉल्वेंट में एक और लिख लो बेटा, चाहे तो यहां पर कीटोन, एसीटोन, एसीटोन भी पोलर सॉल्वेंट होता है, एक और लिख लो एसीटोन जब लिख ही रहे हो। अरे एसीटोन में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ओ होता है, कीटोन होता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, देखो देखो, अच्छा देखो देखो, समझ लो समझ लो समझ लो समझ लो, सी डबल बॉन्ड ओ होता है, तो बेटा कार्बन इसमें पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन इसमें नेगेटिव हो जाता है, ये भी पोलर हो जाता है आपका। अरे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में तो अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ऑक्सीजन बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अमोनिया भी अच्छा खासा पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा, लिक्विड अमोनिया अगर आप यूज करो। एक और दिमाग में आ गया, अब ऐसे तो दिमाग में आते ही जाएंगे, कोई बात नहीं, इतने ही लिखो, कोई ऐसी बात नहीं, हमें तो पानी से मतलब है। नोट कर लो जरा बोर्ड की बातें जल्दी से बेटा, नोट कर लो। पोलर सॉल्वेंट कौन होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन होता है? आकाश बताया था ईथर बेटा वीकली पोलर होते हैं ईथर भी पोलर। अभी तो बताया था वुड्स रिएक्शन में आकाश बेटा वीकली पोलर की कैटेगरी में आते हैं ईथर बेटा, ठीक है। हाँ स्नेहा, क्लोरोफॉर्म बेटा, क्लोरोफॉर्म वीकली पोलर होती है बेटा, क्लोरोफॉर्म भी पोलर होती है बेटा, हल्की से पोलर होती है। और विजित पूछ रहा है कि सर प्रोपीन, बेटा एल्कीन और एल्काइन के चैप्टर में भी बताऊंगा, वो लगभग नॉन पोलर की कैटेगरी में आते हैं, वो भी नॉन पोलर ही, क्योंकि वो भी तो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं बेटा। ये नोट कर लो बेटा जल्दी से आप लोग, नोट किया मेरे सबने? अब चलो बेटा नीचे डायलॉग लिखना, थोड़ा जल्दी कर लो बेटा मुझे, क्योंकि आप ही लोगों के लिए जल्दी हो रही है। जिन बच्चों के अभी स्कूल में एग्जाम है, 11th के एग्जाम है, कुछ के बोर्ड के 12th के एग्जाम है बेटा, चलो लिखो जरा नीचे, इसके लिए लाइन लिखो बेटा। बिकॉज एल्केन्स आर नॉन पोलर, लिखो बेटा, बिकॉज एल्केन्स आर नॉन पोलर, सो they are not soluble, they are not soluble in water। बस सीधे लिख खत्म कर देते हैं, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। क्यों नहीं होगा कोई पूछेगा तो बता देना कि भी एल्केन नॉन पोलर है और पानी पोलर है, तो नॉन पोलर पोलर के साथ जो है दोस्ती नहीं करेगा, नॉन पोलर के साथ करेगा, पोलर पोलर के साथ करेगा। ये जितने पोलर है ना ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे। ये जो नॉन पोलर है ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, लेकिन नॉन पोलर को पोलर में मिलाओगे तो अल्टीमेटली इनकी मिक्सिंग या इनका सोल्यूशन नहीं बन पाएगा, ये सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे एक दूसरे के साथ। अरे सॉल्युबल का मतलब मिक्सिंग हो जाना, वही चीज होती ना। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल जो वाटर में डिसॉल्व हो पाता है क्या? बोलो, पेट्रोल है या कैरोसिन ऑयल है, वो वाटर में डिसॉल्व हो पाता है? नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल भी तो हाइड्रोकार्बन वगैरह से बना हुआ है बेटा, जो पेट्रोलियम्स जिनको कहा जाता है यही है मेनली हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड तो अपने आप में नॉन पोलर है, तो किस खुशी में जाके पानी में डिसॉल्व होंगे भाई? जो कैरोसिन में भी मेनली आपके हाइड्रोकार्बन है, तो जितनी भी चीजें हाइड्रोकार्बन से बनी है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होती है, नहीं डिसॉल्व हो पाती है। याद रहेगा बेटा सबको? चलो ठीक है, अच्छी बात है।
ये हो गया बेटा सॉल्युबिलिटी की बात होगी। ऐसे बेटा पॉइंट्स आते रहेंगे इस पे, ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ आज ही बता दिया, ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स ऐसे आते रहेंगे। चलो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आ रही है नंबर 3, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स, बीपी, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ब्लड प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं। पूछा जा सकता है भाई बताओ कि इन कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं या लो होते हैं? तो फिर से वही बात है कि पहले कि भाई बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये तो सबको पता है ना, ये भी बकवास बात मुझे बतानी पड़ेगी कि जब बॉयल करना शुरू कर दे जिससे वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? हाँ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? अरे 100 डिग्री सेल्सियस। छोटी छोटी बातें हैं ये सब जो। आ जाओ वापस आ जाओ यहाँ पर। सो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे या लो होंगे बाकी चैप्टर से। अब देखो ये पहला चैप्टर है बेटा, तो आगे आने वाले चैप्टर आगे आएंगे तो बट कंपैरिजन चल रहा है, पूरी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स का आपस में कंपैरिजन चल रहा है। तो सीधे सीधे याद रखना बेटा, अगेन देखो बॉयल जब कराना है तो बॉयल करने का मतलब ये कि जैसे किसी को बॉयल करा रहे हो तो उसके अंदर मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, ये मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, वेपराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा। आप लिक्विड को बॉईल कर रहे हो, उसके मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन फोर्स बहुत पावरफुल है, नहीं टूटेगा, और हीट करो नहीं टूटेगा, ज्यादा हीट करोगे तब टूटेगा। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होगा वो जल्दी टूट जाएगा और टूट के उड़ जाएगा, मींस बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा, यानी कम हीट किया बॉइल हो गया। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उनको हीट करते जा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, तब जाके बहुत हाई टेम्परेचर पर अल्टीमेटली बॉन्ड टूटे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टूटे, तब जाके वो उड़ गए, मींस वेपराइज हो गए, बॉयल हो गए। आपके समझ में आ गया बॉइलिंग का मतलब क्या है, वेपराइज करना। तो अल्टीमेटली बेटा ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की पावर पे डिपेंड करता है। जैसे आप पानी को बॉईल करते हो, देखो जरा एक मिनट, पानी को जब बॉईल करते हो तो क्या होता है, आपको थोड़ा सा मैं बॉइलिंग पॉइंट समझाऊं, मेल्टिंग पॉइंट समझाऊं बेटा, कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन इन चीजों में। ये है वाटर का एक मॉलिक्यूल, ऐसे ऐसे वाटर के कई सारे मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, आपको पता ही है। कई बार मैं बोलता हूं बेटा करोड़ों अरबों मिलियन से ट्रिलियंस पता नहीं कितने मॉलिक्यूल पड़े होते हैं, थोड़ा सा एक मोल भी ले लोगे तो वाटर के मैंने एनीवेज दो ही मॉलिक्यूल बनाए आपको समझाने के लिए। तो इसको जब बॉईल कराते हो या मेल्ट कराते हो बेटा, तो मेल्टिंग में क्या होता है कि ये दोनों सॉलिड स्टेट में होते हैं। सॉलिड का मतलब है कि इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को हमें ब्रेक करना है, ये बॉयल कराना है तो इसी अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना है। कुछ लोग बड़ा गलत समझते हैं कि सर अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, मैंने पूछा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट में कौन सा बॉन्ड टूटेगा, वो कहते हैं सर और एच का बॉन्ड टूटेगा। पता नहीं ऐसी कोई बकवास बुक भी लिखी हुई है क्या, मुझे तो लगता है बुक वाले ऐसा लिखते होंगे। हाँ ये हो सकता है बुक वाले लिखते ही नहीं होंगे कुछ भी। तो एक चीज याद रखना बेटा कि कभी भी फेस चेंज कराना है, मेरी बात सुन रहे हो सबके सब, कभी भी फेस चेंज कराना है बेटा, चाहे आपको बॉईल कराना है, चाहे किसी को मेल्ट कराना है, मीन सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, या लिक्विड से वेपराइज कराना है, तो एटम एटम के बीच का बॉन्ड मत तोड़ देना। अरे एटम एटम के बीच का बॉन्ड तोड़ गया तो फिर तो कंपाउंड ही टूट गया यार, वो कंपाउंड बॉयल थोड़ा ना हुआ। कभी भी जब आप किसी का फिजिकल स्टेट बदलते हो तो कंपाउंड थोड़ी ना बदल जाता है, वाटर का वाटर ही रहेगा, चाहे वो आइस में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस में हो बेटा जो है। तो ये गलती कभी भी मत करना कि एटम एटम के बीच का ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये तोड़ दिया। कुछ लोग सोचते हैं कि ये बॉन्ड पावरफुल है तो बॉइलिंग पॉइंट पावरफुल होगा, ये बॉन्ड वीक हो तो बॉइलिंग पॉइंट वीक होगा। नहीं, ये बॉन्ड कोई नहीं तोड़ सकता, बॉयल मेल्ट करने में नहीं तोड़ते, टूटते हैं ये अलग तरीके से टूटते हैं, वो बॉइलिंग मेल्टिंग का पार्ट नहीं होता बेटा, वो तो कंपाउंड को ब्रेक करने का पार्ट हो गया आपका। तो बॉइलिंग या मेल्टिंग में हमेशा मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हमने क्या नाम दिया था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे बीपीएमपी डिपेंड करते हैं। जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पावरफुल होंगे, जैसे पता है कि वाटर पोलर होता है तो बहुत पावरफुल होंगे, जो नॉन पोलर होगा उसका वीक होगा, तो वही एल्केन चैप्टर की बात चल रही बेटा। तो आईएमएफ अगर स्ट्रांग है तो अल्टीमेटली बीपी भी हाई हो जाएगा, आईएमएफ अगर वीक है तो बीपी भी वीक हो जाएगा, मींस लो हो जाएगा। याद रखिए बात सबको बेटा ये चीज जो है। सो चलो मैं इस बात को लिखवा दूं, इस बात को लिखवा देता हूं, लिखेंगे सबके सब बेटा स्टेटमेंट।
इन केस ऑफ बॉइलिंग और मेल्टिंग, दोनों लिख लो एक साथ, इन केस ऑफ बॉइलिंग और मेल्टिंग, इन केस ऑफ बॉइलिंग और मेल्टिंग, कॉमा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ब्रोकन, लिखो लिखो, IMF आर ब्रोकन, IMF आर ब्रोकन ऑन हीटिंग, मतलब हीट करने के बाद, ऑन हीटिंग, IMF आर ब्रोकन ऑन हीटिंग, IMF आर ब्रोकन ऑन हीटिंग, लिखा बेटा जो है आपने। सो अब सीधे सीधे नेक्स्ट लाइन में इसका लॉजिक लिखेंगे बेटा सीधे कि बीपी का अल्टीमेटली किस बात पर डिपेंड कर रहा है, हेंस बॉइलिंग पॉइंट, हेंस बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, बीपी और एमपी डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ IMF, स्ट्रेंथ पावर, स्ट्रेंथ ऑफ IMF, IMF means intermolecular force, strength of IMF, इस लाइन को अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो इस लाइन को, बीपी और एमपी डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ IMF। ये मैं जो बात लिखा रहा हूं ये कोवेलेंट कंपाउंड के लिए लिखवा रहा हूं। अभी बहुत बेटा केमिस्ट्री ऐसी चीज है जो लोग गलत पढ़ते हैं उनको कभी कुछ समझ में नहीं आ सकता। ये कोवेलेंट कंपाउंड की बात चल रही है बेटा, आयनिक कंपाउंड में जो आयंस को ब्रेक करना होता है वहां कहानी बदल जाएगी। तो मेरी जो बात है ये आयनिक पर मत लगाना, अभी मैं सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड को डील कर रहा हूं अभी यहां पर। क्या लिखा, बीपी और एमपी डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ IMF। अब सीधे एल्केन पे आते हैं, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लाइन, बिकॉज एल्केन मॉलिक्यूल्स हैव very weak IMF, वीक IMF। क्या नाम दिया था इनको हमने, वॉन्डरवॉल फोर्सेस, ब्रैकेट में फिर से लिख लो, वॉन्डरवॉल फोर्सेस, वॉन्डरवॉल फोर्सेस, ब्रैकेट क्लोज। हेंस कंटिन्यू करेंगे बेटा, हेंस देयर BPs और MPs, their boiling points or melting points are very low, their melting points or boiling points are very low। यानी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है उसके बीपी एमपी भी सबसे कम होते हैं। अब मैं बहुत अजीब सी बात आपको बताता हूं, स्पेशल बात, मतलब अजीब नहीं, बड़ी स्पेशल एक और पॉइंट। मैंने आपको ये तो बताया था जो चैप्टर्स है ना बेटा ऑर्गेनिक के, वो सब ऑक्सीडेशन के ऑर्डर में अरेंज किए गए, याद है जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझा रहा था आपको, अरे बताया तो था, इसी बेस पर तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक्सप्लेन की थी बेटा। आज एक और बात बता रहा हूं, ये जो चैप्टर्स हैं ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में भी ऑलमोस्ट अरेंज है, ऑलमोस्ट अरेंज है, और थोड़ा बहुत इरेगुलर रहेगा। जैसे एल्केन से ज्यादा बीपीएमपी एल्कीन का होगा, एल्कीन से ज्यादा बीपीएमपी एल्काइन का होगा, एल्काइन से ज्यादा बीपीएमपी एल्काइल हैलाइड का होगा, एल्काइल हैलाइड से ज्यादा बीपीएमपी किसका हो जाएगा, एल्कोहल्स का हो जाएगा, एल्कोहल से ज्यादा बीपीएमपी जो है अल्डिहाइड कीटोन, थोड़ा सा एक्सेप्शन आएगा उसमें, इनसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा। मतलब मैंने कहा कि लगभग लगभग ट्रेंड वही रहता है, बीच में अल्डिहाइड कीटोन एक गद्दार आ गया। अब केमिस्ट्री में गद्दार तो आती ही, थोड़ा सा डिबेट करता है, थोड़ा सा डिबेट करता है, एल्कोहल का ज्यादा हो जाएगा उससे। तो जनरली अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि इनका बीपी बताओ, एक मिथेनॉल है, एक मिथेन है और एक आपका जो है एथीन है, तो किसका बीपीएमपी जो है अल्टीमेटली ज्यादा होगा, या ऑर्डर क्या बनेगा। तो आप याद रखना, सर ने कहा था जो चैप्टर का सीक्वेंस होता है लगभग लगभग वही बीपी और एमपी का सीक्वेंस भी होता है। एल्केन से ज्यादा एल्कीन, एल्कीन से ज्यादा एल्काइन, एल्काइन से ज्यादा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से ज्यादा एल्कोहल, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, याद रखा बेटा सब कुछ है, ये बीपीएमपी का ट्रेंड चलता है आपका। तो ये बाद में आप बताते रहूंगा बाकी चैप्टर के बढ़ते क्यों जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ पोलर कैरेक्टर आ जा रहा होगा, नेचुरल सी बात है। ये कंप्लीटली नॉन पोलर है, आगे के चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पोलर कैरेक्टर आना शुरू हो जाता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग 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 होते जाता है, इसलिए उनके बीपीएमपी हाई 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 होते जाते हैं। ठीक है, चलो
ये तो बात होगी बीपीएमपी की जनरल बात। अब एक बात और सुनो, अब एक बात और सुनो, एक बात आप लिख लो चाहे तो बेटा, ये लिख लो जरा तो, ऑर्डर ऑफ बीपी। ये नहीं कि मैं हवा में बोलते जाता हूं, पता नहीं तुम में से कितने लोग लिखते भी मेरी बात नहीं लिखते, मैं लिखवाऊंगा तो ही लिखोगे। लिखना चाहिए ना बेटा, क्या बोला मैंने, एन से ज्यादा बीपीएमपी इन का, इन से ज्यादा बीपीएमपी आइन का, आइन से ज्यादा बीपीएमपी जो है एल्काइल हैलाइड्स का, एल्काइल हैलाइड्स से ज्यादा बीपीएमपी अल्कोहल्स का। यहां तक लिख लो, लिखो इसको, लिखो लिखो। अब ये थोड़ी ना कि अगले चैप्टर में फिर से बताऊंगा कि सर किस चैप्टर का ज्यादा किस चैप्टर का कम। हाँ लॉजिक समझा दूंगा आगे चल के क्यों होता है। ऑर्डर ऑफ बीपी लिखो, ऑर्डर ऑफ बीपी, ऑर्डर ऑफ एमपी, वो सब एक ही बात है बेटा, बीपी एमपी मतलब ऑलमोस्ट एक ही चीज पर डिपेंड करता है। चेतन क्या कह रहा है बच्चा? अपवाद बेटा, अपवाद जब आएगा तो तब बता दूंगा, ठीक है, अभी कुछ नहीं है, अभी नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है बेटा। जैसे अल्डिहाइड कीटोन मैंने नहीं लिखवाया बेटा, वो गद्दारी शो करेगा, मतलब एक्सेप्शन, मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इतने चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ऐसे लिख लो इनको, सीक्वेंस वाइज लिख लो बेटा इनको। वॉन्डरवॉल फोर्स बेटा वीक फोर्स होता है, यस चेतन बेटा वीक फोर्स होता है। विकास बेटा रेगुलर क्लास अटेंड कर ले बच्चा, मेरी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑर्गेनिक बहुत इजी होती है, कुछ नहीं है। देखो चीजें ना, अगर किसी को कंसेप्शुअल चीजें पता है, उसका बेसिक समझ में आ गया है, तो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता बेटा। अब जब सब्जेक्ट का डिटेल ही आपको नहीं पता, बेसिक ही नहीं पता, खाली सीधे रट्टा मारने पे जाओगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे बेटा। ये प्रॉब्लम है कि लोग कहते हैं सर फिजिकल नहीं समझ में आ रही है, ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही है, इनऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही। उसका पहले ना इसका डिटेल समझ लो कि क्या होता है, बेसिक समझ लो। अब जैसे बीपीएमपी में आज बिना वाक्य में क्यों इतनी बकवास कर रहा हूं, मुझे क्या था, मैं चाहे तो 2 लाइन लिख के आगे चले जाता कि बीपीएमपी कम होते हैं, खत्म करो क्योंकि नॉन पोलर होते हैं। अब देखो बहस ही करने पे लगाऊं 20 मिनट से, फिर भी दिमाग पर पता नहीं कितनी बात आ रही, मैं कंट्रोल कर रहा हूं अपने आप को कि भाई कहते हैं ना कंट्रोल, कंट्रोल भाई। आगे बात करेंगे थोड़ा सा कुछ, और आगे के चैप्टर के लिए भी तो कुछ बातें रहने दो। अच्छा एक और बात देखो, एक और बात बता देता हूं, एक और बात। ये तो बात होगी बेटा अलग अलग चैप्टर को आपस में अरेंज करने की। अगर सपोज करो एक ही चैप्टर के अंदर बात हो रही थी, तो वो तो आपने लिख लिया या नहीं लिखा था कि जैसे से कार्बन चेन बड़ी होती जाएगी बीपी बढ़ते जाएंगे। देखो ये है मीथेन आपके पास, ये एक कार्बन में, चलो एच एच लिखा था, जल्दीबाजी में लिखते हैं, जल्दी लिखते हैं। एक कार्बन के मॉलिक्यूल, दो दो कार्बन के मॉलिक्यूल, तीन तीन कार्बन का मॉलिक्यूल। अभी मैंने इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स समझाया था कि जैसे जैसे साइज बड़ा होते जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ते जाते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर था, तो यही ऑर्डर क्या हो जाएगा, बीपी का भी ऑर्डर हो जाएगा बेटा। सीधी सी बात है यार, जितना स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को, उसको तोड़ना मुश्किल होगा, तो ज्यादा हीट करोगे तब बॉयल हो पाएगा। तो यही ऑर्डर बीपी का भी बन जाएगा। बीपी का ऑर्डर पता नहीं लिखा नहीं लिखा एल्केन का, यहां लिख लो फिर से, कोई बात नहीं। क्या लिखोगे इसमें, क्या लिखोगे, लिखो लिखो, मैं लिखवाता हूं, मैं लिखवाता हूं, मैं लिखवाता हूं, लिखो ऐसे लिखो बेटा। इन केस ऑफ कंपाउंड्स, इन केस ऑफ कंपाउंड्स belonging to the same category, belonging to the same category, कैटेगरी समझ रहे हो, कैटेगरी समझ रहे हो। अरे जैसे एल्केन एल्केन एल्कीन कैटेगरी, एल्कीन 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 कैटेगरी अलग होगी, एल्काइल हैलाइड कैटेगरी, कैटेगरी मतलब फंक्शनल ग्रुप कह लो, मैंने उसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखवा दिया। इन केस ऑफ कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी, डैश करके आगे लिखेंगे, डैश करो इसके आगे, आगे लिखो। as carbon chain increases, as carbon chain increases, as carbon chain increases, comma bp increases, as carbon chain increases, comma bp increases, because IMF, intermolecular force, IMF increases, because IMF increases। बार बार एक ही बात लिखनी पड़ी बेटा, IMF increases, ठीक है। तो आप ऐसे ही याद रखना। देखो इसका एक तरीका बताऊं, सुनो 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 सुनो। छोटों के बीपी कम, बड़ों का बीपी ज्यादा। मैं किस बात की बात कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं। बीपी किसकी, बीपी की प्रॉब्लम किसको होती है, बड़ों को बीपी की प्रॉब्लम होती है ना।
तो आप ये याद रखना, एग्जाम में के सामने एक बात बताई थी कि बड़ों के बीपी ज्यादा होते हैं, छोटे बच्चों के बीपी कम होते हैं। बड़ों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, ये उनके हाई बीपी होते हैं, लेकिन वो बीपी कुछ और है, वो बीपी कुछ और है, वो बीपी है ब्लड प्रेशर। लेकिन हम यहाँ पर केमिस्ट्री में कौन से बीपी की बात करें? बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। कोई बात नहीं, मतलब याद करने का तरीका है, मैंने ऐसे ही याद किया था कि बड़ों के बीपी ज्यादा होते हैं, छोटों के बीपी कम होते हैं, उससे मैं कंपाउंड पे फिट करके आ जाता हूं। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी वही बन जाता है कि छोटे कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम और बड़े कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट में से बीपी ज्यादा। मैंने जो बात बोली वो कोई और बीपी है, वो ब्लड प्रेशर है, मुझे ही पता है, बट याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। याद रहेगा, छोटों के बीपी कम, बड़ों के बीपी ज्यादा। ऐसे लिख लो, अरे लिख लो, नोट से क्या हो गया? इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी लिख लो, क्या हो गया? ऐसा कुछ है, छोटों के बीपी कम, बड़ों के बीपी ज्यादा। याद रहेगा, जितना बड़ा होता जाता है इंसान या मॉलिक्यूल, उसका बीपी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। देखो बेटा, कितनी बातें बता रहा हूं मैं खाली एक ही चीज पर आपको। जो है, जैसे मैं पूछूं मिथेनॉल और इथेनॉल, किसका बीपी ज्यादा होगा? सीधी सी बात है, इथेनॉल का बीपी ज्यादा होगा। इथेनॉल से ज्यादा प्रोपेनॉल का हो जाएगा, प्रोप से ज्यादा ब्यूट का हो जाएगा, ब्यूट से ज्यादा पेंट का हो जाएगा। तो आगे के चैप्टर में मैं ये ट्रेंड नहीं रिपीट करूंगा बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ स्पेशल बातें रिपीट करूंगा, नई बातें, लेकिन ट्रेंड रिपीट नहीं करूंगा बेटा। तो कोई भी चीज पूछी उसने, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बीपी का ऑर्डर बताओ, तो सीधी सी बात है, कार्बन जितने ज्यादा होते जाएंगे बीपी बढ़ता जाएगा, बड़ों का बीपी ज्यादा, छोटों का बीपी कम। याद रहेगी बात बेटा? चलो अच्छी बात है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया इस केस में, यानी एक चैप्टर के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनका अरेंजमेंट। अब इसी में और एक बात करते हैं, अब बात करते हैं आइसोमेरिक एल्केन्स के अंदर क्या होता है। आइसोमेरिक एल्केन्स के अंदर क्या होता है? आइसोमेरिक एल्केन, एल्केन में कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? चेन आइसो, सॉरी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो जैसे कोई स्ट्रक्चर आइसोमर्स आपको दे दिए, आप सोचेंगे सर क्या अलग से बता रहे हो, सेम चीज तो कि नहीं। क्यों सेम चीज होगी? अगर आपको आइसोमर्स बना के दे दिए जिसमें कार्बन अब सेम हो गया, अभी मैंने कहा था जैसे जैसे कार्बन ज्यादा होते जाते हैं बीपी बढ़ता जाता है। अब मैं कार्बन सेम कर दूं, कार्बन सेम करूं, देखो 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 देखो, सपोज मैंने एक ले लिया एन पेंटेन। यह एन पेंटेन, सबको पता है एन पेंटेन क्या होता है, सबको डिटेल में अच्छे से समझा चुका हूं बेटा। यह एन पेंटेन, एन पेंटेन, स्ट्रेट पेंटेन ले लिया है। अब एक लेता हूं मैं आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, ये ले लिया मैंने आइसोपेंटेन, आइसो। और एक लेता हूं मैं नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो भाई आप देखें अगर, तो वेट तो अब सबका इक्वल हो गया, वेट तो सबका इक्वल है, सब में सेम नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, तभी मैंने आइसोमर लिख दिया उसको। जिसमें सेम एटम्स रह जाते हैं उनको आइसोमर ही कहा जाता है। ठीक लिखा था मैंने आइसोमर, कोई गलत तो लिखा नहीं बेटा? तो ऐसी हालत में बीपी एमपी का, एमपी नहीं सॉरी, एमपी का अलग बताऊंगा बेटा। ऐसी हालत में बीपी का ऑर्डर क्या बनेगा? बीपी का ऑर्डर क्या बनेगा? नंबर ऑफ कार्बन तो अब सेम हो गए, मैं हमने पढ़ा था जैसे जैसे कार्बन बड़े होते बढ़ते जाते हैं अल्टीमेटली बीपी बढ़ते जाते हैं। अब कार्बन सेम हो गए, अब क्या होगा बताओ? अब क्या होगा, क्या लगता है आपको, क्या ऑर्डर बनना चाहिए इसमें? मंथन कह रहा है ओके कि ब्रांच एल्केन का बीपी कम होता है, बीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। देखो आकाश ने बात वही पकड़ी जो मैं समझा रहा था अभी, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, कांटेक्ट एरिया, कांटेक्ट एरिया। देखो उसी में क्या चीज होती है, स्नेहा ने भी कुछ ऑर्डर लिखा 3:1, विजित ने भी लिखा 3:1। ओके देखो बेटा क्या होता है, सीधे सी बात याद रखो बेटा कि बीपी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच का जितना कांटेक्ट ज्यादा होगा उतना अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांटेक्ट पर डिपेंड करता है। जितना कांटेक्ट बड़ा होता जाएगा अल्टीमेटली ज्यादा पावरफुल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो जाएंगे। अब कांटेक्ट का बड़ा होता है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, इससे बड़ा मॉलिक्यूल आ गया, ज्यादा कांटेक्ट हो गया, देखो बड़ा कांटेक्ट, और बड़ा मॉलिक्यूल आ गया, इतना कांटेक्ट हो गया। तो जितनी कार्बन चेन बड़ी होती जाएगी अल्टीमेटली कांटेक्ट बढ़ता जाएगा, बीपी बढ़ता जाएगा। बट अब हमने नंबर ऑफ कार्बन सेम कर दिए, तो फिर से देखो ये एन पेंटेन, इसी के जैसा एक और मॉलिक्यूल खींचो इसके पास, यहां पर ये रहा एन पेंटेन, एक और इसके जैसा। इसके बीच में लगने वाले ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो इनके कांटेक्ट सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रहे हैं। कितना एरिया इनके कांटेक्ट में आ रहा है उसको तोड़ना है हमें।
ये मॉलिक्यूल थोड़ा ऐसे हो गया, ब्रांच निकलने से थोड़ा सा इलिप्टिकल हो गया, ये एकदम फ्लैट था, समझ रहे, ये फ्लैट था बिल्कुल, और ये हल्का सा ब्रांच के चक्कर में मैं जब इसका आउटर एरिया बनाऊंगा ऐसा करके बना दिया मैंने, घुमा कर थोड़ा सा गोल टाइप का इलिप्टिकल। इसी के जैसा एक और मॉलिक्यूल लेके आओ, अब इनके बीच के कांटेक्ट चेक करो जरा, इनके बीच में कांटेक्ट एरिया चेक करो, ये तो बहुत ही सर्कुलर हो गया, सर्कुलर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पेरिकल बोलेंगे, सॉरी, स्पेरिकल हो गया, स्पेयर बन गया, गोला बन गया। इसी के जैसा एक और मॉलिक्यूल लेके आओ, दो बॉल हैं, बॉल के बीच का कांटेक्ट समझो कितना होगा, खुद समझो, किसके बीच में कांटेक्ट सबसे ज्यादा हो रहा है, बोलो किसके बीच में कांटेक्ट सबसे ज्यादा है, दो फ्लैट बॉडी के बीच में कांटेक्ट ज्यादा है या दो स्पेरिकल बॉल के बीच में कांटेक्ट ज्यादा दिख रहा है, किसके बीच में कांटेक्ट ज्यादा दिख रहा है, नेचुरल से इसके बाद जितना फ्लैट होगा कांटेक्ट ज्यादा होगा, जितना स्पेरिकल होता जाएगा कांटेक्ट उतना कम होता जाएगा, ये आपको डायग्राम दिखा रखा है बोर्ड पर बेटा। तो अल्टीमेटली इसका कांटेक्ट ज्यादा तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा, उसके से कम इसका, और सबसे कम ये स्पेयर का हो जाएगा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल स्पेरिकल स्पेरिकल होते जाता है, ब्रांचेस बढ़ती जाती, जितनी ब्रांच निकलती जाएंगे मॉलिक्यूल उतना मोटा मोटा हो जाएगा, स्पेरिकल होता जाएगा। तो स्पेरिकल होने के चक्कर में उसका अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाता है बेटा। अरे दो बॉल को चिपका के देखो और दो फ्लैट बॉडी को चिपका के देखो, किसको इजीली चिपका दोगे बताओ, दो बॉल को चिपकाना मुश्किल रहेगा क्योंकि थोड़ा सा कांटेक्ट बन पाएगा, और दो फ्लैट बॉडी को चिपकाना ज्यादा इजी होगा क्योंकि ज्यादा कांटेक्ट मिल जाएगा उसमें। तो बेटा सीधी सी बात ये बस और कुछ भी नहीं है कि जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं अल्टीमेटली क्या हो जाता है, कांटेक्ट एरिया, इसको मैं नाम देता हूं कांटेक्ट एरिया, कम होते जाता है। तो अल्टीमेटली बीपी भी क्या होते जाते हैं, बीपी भी डिक्रीज होते जाते हैं, बीपी डिक्रीजेस, बीपी डिक्रीजेस, बीपी डिक्रीजेस। तो जितनी ब्रांचेस आती जाएंगी बीपी कम कम कम, जितना फ्लैट मॉलिक्यूल होगा उसका बीपी ज्यादा ज्यादा ज्यादा, क्योंकि उतना बड़ा दिखाई देगा, लॉन्ग दिखाई देगा, लॉन्ग दिखाई देगा आपका। ऐसे बना लो, तो लिखो अमंग आइसोमेरिक एल्केन्स, अमंग आइसोमेरिक एल्केन्स, और जल्दी से बोर्ड वाले स्ट्रक्चर बना लो, बोर्ड वाले स्ट्रक्चर बना लो बेटा, अमंग आइसोमेरिक एल्केन्स, बोर्ड वाले स्ट्रक्चर बना लो बेटा सबके सब। सरफेस एरिया नहीं बेटा, कांटेक्ट एरिया, आकाश बेटा सरफेस एरिया नहीं बोलते इसको, कांटेक्ट एरिया चेक करना होता है बेटा, कांटेक्ट एरिया, कितना एरिया आपस में कांटेक्ट में आ रहा है। करेक्शन करो बेटा आकाश अपने स्टेटमेंट में, कांटेक्ट एरिया बोलेंगे करेक्ट वे में, ठीक है। सरफेस एरिया मेरे मुंह से निकल गया तो मैं ठीक, मतलब सरफेस एरिया का कितना पार्ट आपस में कांटेक्ट में आ रहा है, मैं ये कांटेक्ट एरिया दिखाना चाह रहा हूं आपको। चलो जरा लिखेंगे बेटा इस बात को, बना लिया सबने, अरे जल्दी बना लो बेटा, जल्दी बना लो, देखो टाइम भी ओवर हो गया है, जल्दी बना लो और लिखो, चलो इसमें आप लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, चलो चलते चलते बेटा एक पॉइंट लिख लेंगे सबके सब बेटा। एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, लिखो एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस among isomeric alkanes, among isomeric alkanes, मतलब ये बात एल्केन पे नहीं है बेटा, ये अल्कोहल अल्डिहाइड कीटोन सारे चैप्टर में ये पॉइंट ऐसे ही रहेगा, जैसे से ब्रांच बढ़ती जाएगी वही कहानी बढ़ेगी। मैं रिपीट करता हूं, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस अमंग आइसोमेरिक एल्केन्स, कॉमा कांटेक्ट एरिया बिटवीन मॉलिक्यूल्स, contact area between molecules decreases, contact area between molecules decreases, between molecules decreases, hence IMF, intermolecular force, hence IMF decreases, IMF decreases, IMF decreases, so BP decreases, ultimately boiling point कम हो जाएगा, so BP decreases। मैंने बेटा इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टी का काफी डिटेल बता दिया, एमपी का ऑर्डर में थोड़ा सा इरेगुलर होता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, खाली बस एमपी रह गया, हालांकि एमपी का लॉजिक भी ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है बस उसमें जो।
तो एमपी की कहानी कल बता दूंगा, कल नहीं बेटा, अब क्या आज फ्राइडे हो गया ना, अच्छा सैटरडे संडे को ऑफ रहता है बेटा, तो मंडे को जब लेक्चर होगा तो मंडे के लेक्चर में थोड़ा सा 5 मिनट एमपी का डिस्कशन कर लेंगे और उसके बाद तुरंत हम लोग बेटा इसकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। केमिकल रिएक्शन बेटा थोड़ा सा फास्ट लेके चलूंगा, हो सकता है अब देखो एक लेक्चर में तो नहीं हो पाता बेटा, कितना भी करा लो कितना भी जल्दी करा लो वो ना आपको समझ में आएगा ना मुझे अच्छा लगेगा बेटा। तो 2 लेक्चर केमिकल रिएक्शन में और लग जाएंगे बेटा थोड़ा सा, उसके बाद फिर एल्कीन स्टार्ट हो जाएगा। तो एल्कीन एक बार डिटेल में हो गया ना तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी इतना बेटा, ठीक है। और रेनू बेटा आप क्या पूछ रही हैं बार बार एक ही चीज बेटा, रेजोनेंस के वीडियो देख लिए सर, अब 5 मिनट बता दिया रिपीटेड स्ट्रक्चर और आइडेंटिकल। बेटा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होते हैं। आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मैंने बेटा, वीडियो में जाके देखो, वो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स बताए थे। तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स जो सेम टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं रेजोनेंस में, उन मॉलिक्यूल की रेजोनेंस नॉर्मल मॉलिक्यूल के रेजोनेंस से ज्यादा इफेक्टिव होती है, ज्यादा इफेक्टिव होती है बेटा। अच्छा आकाश क्या कह रहा है, स्कूल के टीचर को सरफेस एरिया के टर्म में बताया सर, ग्लास में पानी इवेपोरेट में मेहनत होगी और प्लेट में पानी इवेपोरेट इजीली होगा वैसे। चलो मैं बेटा किसी टीचर की बात नहीं बोलता, उन्होंने क्या पढ़ा है कैसे पढ़ा है वो आप जानो बेटा। अल्टीमेटली देखो ये है आपके पास एक्सप्लेनेशन, ठीक है बेटा, ये चीज है आपके पास। सो क्लास को भाई आज का कंक्लूड किया जाए बेटा। आप किसी को कोई और पॉइंट रह गया और डिस्कस करने से प्लीज बेटा मुझे मैसेज कर देना, टाइम मिलेगा तो मैं उसमें रिवर्ट कर दूंगा आप लोगों को बेटा। सो क्लासेस में रेगुलर रहना बेटा, मंडे को क्लास लेके इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिस करते रहो बेटा, डेली बोलना पड़ता है, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो बेटा, जो जितनी भी हो सकती है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।